नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पेपर सेकंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड एक्शन रिसर्च के अंतर्गत यूनिट सेकंड जो टूल्स एंड टेक्निक ऑफ असेसिंग लर्निंग पर आधारित है के बारे में चर्चा करेंगे। मैं नीरज यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड विभाग, श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज गोंडा। इस वीडियो के अंतर्गत हम परीक्षण निर्माण के सामान्य सिद्धांत, विशिष्टीकरण तालिका का निर्माण करना और विभिन्न प्रकार के परीक्षणों के पद लिखना तथा मानकीकृत निदानात्मक परीक्षण का निर्माण करना सीखेंगे। छात्रों, सर्वप्रथम हमें जानना होगा कि परीक्षण क्या होता है। साधारण बोलचाल की भाषा में परीक्षण व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करने वाला एक ऐसा साधन है जो उसको ठीक से समझने में हमारी सहायता करता है, अर्थात व्यक्ति की व्यक्तिगत विभिन्नताओं की जानकारी देता है, जो व्यवहार के विभिन्न पहलुओं का परिमाणात्मक एवं गुणात्मक रूप से अध्ययन करता है। क्रोनबैक ने कहा है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन करने की व्यवस्थित प्रक्रिया परीक्षण है। सामान्य रूप से हम परीक्षण को प्रश्नों की एक श्रृंखला कह सकते हैं। परीक्षण वह साधन है जिसके द्वारा मानव व्यवहार के विभिन्न पहलुओं का वस्तुनिष्ठता के साथ यथार्थ मापन किया जा सकता है। परीक्षण क्या है, इसको जानने के पश्चात अब हम परीक्षण निर्माण के कौन कौन से सिद्धांत हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। परीक्षण निर्माण का पहला सिद्धांत यह है कि मापन के सभी उद्देश्यों की परीक्षा किसी एक ही परीक्षण से नहीं हो सकती है। परीक्षण के अंतर्गत जिस क्षेत्र का मापन किया जाना है उसके सभी क्षेत्रों को शामिल करना चाहिए, अर्थात परीक्षण का प्रारूप व्यापक होना चाहिए। परीक्षण में सम्मिलित प्रश्नों की भाषा सरल, सुबोध, संक्षिप्त और सुस्पष्ट होनी चाहिए। परीक्षण का उचित स्पष्ट नामांकन करना चाहिए, जैसे यदि कोई परीक्षण उपलब्धि का मापन करता है तो उसे उपलब्धि परीक्षण, यदि कोई परीक्षण बुद्धि का मापन कर रहा है तो उसे बुद्धि परीक्षण आदि नाम दिया जाना चाहिए। परीक्षण में द्विअर्थीय और भ्रामक प्रश्नों को स्थान नहीं देना चाहिए। परीक्षण में प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक या बहुत कम नहीं होनी चाहिए, अर्थात प्रश्न पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। परीक्षण में ऐसे प्रश्नों को सम्मिलित किया जाना चाहिए जो छात्रों के ज्ञान की व्यावहारिक क्षमता का मूल्यांकन कर सकें। परीक्षण में सम्मिलित प्रत्येक प्रश्न एक दूसरे से स्वतंत्र होना चाहिए, अर्थात प्रश्न में किसी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए जो किसी दूसरे प्रश्न के उत्तर को जानने में मदद कर रहे हों। परीक्षार्थियों को उत्तर लिखने हेतु पर्याप्त स्थान व पर्याप्त समय देना चाहिए। प्रश्नों को उचित क्रम में व्यवस्थित करना चाहिए, अर्थात प्रत्येक प्रश्न या उसके भाग के लिए निश्चित प्रश्न संख्या होनी चाहिए। परीक्षण की विश्वसनीयता एवं वैधता को बनाए रखने का हमेशा प्रयास किया जाना चाहिए और परीक्षण संबंधी विवरण पुस्तिका सावधानीपूर्वक तैयार की जानी चाहिए। तो छात्रों, किसी परीक्षण का निर्माण करते समय हमें इन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। परीक्षण निर्माण के सिद्धांतों को जानने के पश्चात अब हम आगे किसी परीक्षण की रचना करने के लिए कौन कौन से पद या सोपान होते हैं उसकी चर्चा करेंगे। मापन के क्षेत्र में
परीक्षणों की रचना कुछ सामान्य सिद्धांतों के आधार पर की जाती है। ये परीक्षण मानकीकृत भी हो सकते हैं और अमानकीकृत भी। इन सभी परीक्षणों के उद्देश्य अलग-अलग होते हैं। इन परीक्षणों की विषय वस्तु भी अलग-अलग या भिन्न-भिन्न होती है। परीक्षण तैयार होने के बाद परीक्षण का मानकीकरण किया जाता है। जिन परीक्षणों का मानकीकरण किया जाता है, उनका प्रयोग मापन के क्षेत्र में अधिकांश रूप से किया जाता है। मनोविज्ञान में प्रयुक्त परीक्षण अधिकांशतः मनोवैज्ञानिक परीक्षण तथा शिक्षा में प्रयुक्त परीक्षण शैक्षिक परीक्षण कहे जाते हैं। मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक परीक्षणों की रचना निम्नलिखित पदों के आधार पर की जाती है, जिसमें पहला पद है परीक्षण निर्माण की योजना बनाना। दूसरा पद परीक्षण का प्रारंभिक प्रारूप तैयार करना। तीसरा पद परीक्षण के प्रारंभिक प्रारूप की जांच करना। चौथा पद परीक्षण का अंतिम प्रारूप तैयार करना। और पांचवा तथा अंतिम पद परीक्षण का मूल्यांकन करना है। परीक्षण रचना के इन पदों की विस्तार से चर्चा हम आगे करेंगे, जिसमें पहला पद परीक्षण निर्माण की योजना बनाना है। परीक्षण निर्माण के पूर्व सर्वप्रथम किसी भी परीक्षण के संबंध में परीक्षण निर्माण की सुनिश्चित और विस्तृत योजना तैयार की जाती है। जिस प्रकार एक प्रबुद्ध व्यक्ति किसी कार्य को संपादित करने से पूर्व कार्य योजना बनाता है और फिर कार्य संपादित करता है, ठीक उसी प्रकार परीक्षण निर्माणकर्ता परीक्षण निर्माण से पूर्व परीक्षण के उद्देश्य, उसका स्वरूप, उसकी भाषा, जनसंख्या में न्यायादर्श का चयन, परीक्षण की रचना किन किन लोगों के लिए हो तथा इसकी विषय वस्तु क्या हो का निर्धारण करता है। परीक्षण निर्माण योजना के अंतर्गत 3 कार्य संपादित किए जाते हैं, जिसमें पहला है परीक्षण उद्देश्यों का यथोचित निर्धारण। किसी परीक्षण रचना की योजना बनाते समय सबसे पहले परीक्षण के उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है। परीक्षण निर्माण के उद्देश्यों का निर्धारण स्वयं परीक्षण निर्माणकर्ता ही करता है। परीक्षण के निर्धारित उद्देश्य संक्षिप्त, स्पष्ट और वास्तविक होने चाहिए। जैसे यदि कोई परीक्षण निर्माणकर्ता व्यक्तित्व मापन सूची की रचना करना चाहता है, तो परीक्षण योजना के उद्देश्यों के निर्धारण में उसे निश्चित कर लेना चाहिए कि वह व्यक्तित्व के किन किन शील गुणों का मापन करना चाहता है। इस परीक्षण की रचना किस आयु समूह के लिए है और यह पूर्व ही निर्धारित कर लेता है। परीक्षण उद्देश्यों के निर्धारण के बाद दूसरा कार्य विषय वस्तु का निर्धारण करना है। परीक्षणकर्ता परीक्षण निर्माण के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए विषय वस्तु को निर्धारित करता है। परीक्षण निर्माणकर्ता यदि समायोजन से संबंधित परीक्षण की रचना करता है, उसका उद्देश्य स्कूल जाने वाले बालकों के समायोजन का मापन करना है, तो वह सर्वप्रथम निर्धारित करेगा कि उसे समायोजन के किन किन क्षेत्रों का मापन करना है। मापन क्षेत्र के अंतर्गत गृह समायोजन, विद्यालय समायोजन, स्वास्थ्य समायोजन, संवेगात्मक समायोजन और सामाजिक समायोजन को चुना जा सकता है। इसके साथ ही आयु तथा शैक्षिक स्तर का भी निर्धारण करता है। विषय वस्तु निर्धारित होने के बाद तीसरा और अंतिम कार्य
परीक्षण के रूप को तैयार करना या निर्धारित करना है। परीक्षण के उद्देश्य के अनुसार परीक्षण की विषय वस्तु निश्चित करने के बाद परीक्षणकर्ता यह निर्धारित करता है कि परीक्षण का स्वरूप क्या होगा। शाब्दिक परीक्षण होगा या अशाब्दिक होगा, व्यक्तिगत होगा या सामूहिक होगा। इसके उपरांत वह यह निर्धारित करता है कि परीक्षण का माध्यम क्या होगा, अर्थात परीक्षण किस भाषा में होगा, अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा, पंजाबी, गुजराती या अन्य किसी भाषा में। परीक्षण निर्माणकर्ता यह भी निर्धारित करता है कि परीक्षण मानकीकृत प्रकार का होगा या परीक्षण अमानकीकृत प्रकार का होगा। परीक्षण में किस प्रकार के पद अथवा कितने पद सम्मिलित किए जाएंगे। परीक्षण निर्माणकर्ता यह भी निश्चित कर लेता है कि परीक्षण की रचना में कितना समय, कितनी धनराशि आदि व्यय होगी। इस प्रकार परीक्षण रचना के पहले चरण के अंतर्गत परीक्षणकर्ता परीक्षण निर्माण की पूरी योजना तैयार करता है। योजना तैयार होने के बाद परीक्षणकर्ता परीक्षण का प्रारंभिक प्रारूप तैयार करता है। परीक्षणकर्ता जब एक परीक्षण निर्माण की सुव्यवस्थित और सुनियोजित योजना तैयार कर लेता है तो उसके अनुसार उसे क्रियान्वित करता है। एक परीक्षण प्रश्नों का एक सेट होता है। प्रश्नों या पदों के आधार पर ही यह प्रत्यय का मापन करता है जिसके लिए परीक्षण का निर्माण किया गया है। परीक्षण के प्रारंभिक रूप की रचना के क्रम में परीक्षण निर्माणकर्ता सर्वप्रथम इन्हीं पदों या प्रश्नों के संबंध में निर्णय लेता है कि परीक्षण में कितने पद होंगे, किस किस प्रकार के पद होंगे। उसके उपरांत वह पदों की रचना करता है। पदों की रचना के उपरांत परीक्षण प्रशासन के संबंध में दिशा निर्देशन तैयार करता है और फिर फलांकन की विधि तैयार करता है। परीक्षण निर्माण के अंतर्गत सर्वप्रथम वह परीक्षण के पद या प्रश्नों के प्रकार के बारे में निर्धारण करता है। परीक्षण में प्रश्न द्विविकल्पी, बहुविकल्पी, मिलानात्मक, रिक्त स्थान पूर्ति प्रकार के, पुनः स्मरण, लघु उत्तरीय प्रकार के या निबंधात्मक प्रकार के हो सकते हैं। जब परीक्षण में प्रश्नों की संख्या तथा प्रकार के संबंध में निर्धारण हो जाता है तब विशिष्टीकरण तालिका या ब्लूप्रिंट बनाकर यह निश्चित करते हैं कि अलग अलग प्रकार के प्रश्नों की संख्या कितनी और कितने प्रतिशत होगी। इस तालिका के निर्माण से परीक्षण निर्माणकर्ता को जानकारी हो जाती है कि परीक्षण के विभिन्न अवयवों से संबंधित कितने कितने प्रश्न और कितने प्रतिशत प्रश्न होंगे। उदाहरण के लिए एक विशिष्टीकरण तालिका जो कि यहाँ दर्शाई गई है, इसमें परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्य तथा परीक्षण के प्रकार और प्रत्येक प्रकार के प्रश्नों का वेटेज निर्धारित किया गया है। प्रत्येक पाठ से कितने प्रश्न लेने हैं इसका निर्धारण विशिष्टीकरण तालिका में पूर्व में ही परीक्षण निर्माणकर्ता द्वारा कर लिया जाता है। विशिष्टीकरण तालिका का अनुसरण करके परीक्षण निर्माणकर्ता को परीक्षण के पदों की रचना करनी चाहिए। विशिष्टीकरण तालिका के अनुसार पदों की रचना करके परीक्षण के प्रारंभिक रूप में
संबंधित प्रश्न तैयार हो जाते हैं। परीक्षण में पदों और प्रश्नों की रचना करते हुए हमें कुछ सावधानियां रखनी चाहिए, जो कि इस प्रकार हैं। प्रारंभिक प्रारूप में अंतिम प्रारूप की अपेक्षा प्रश्नों की संख्या 1.5 गुनी या 2 गुनी रखनी चाहिए। जहाँ तक संभव हो प्रत्येक पद के अंक समान रखने चाहिए। प्रश्न इस प्रकार के होने चाहिए कि परीक्षार्थियों को प्रश्न के उत्तर का कोई संकेत ना मिले। परीक्षण निर्माणकर्ता प्रश्नों की रचना अपनी भाषा में करे, ना कि पाठ्य पुस्तकों के वाक्यों को प्रश्नों में दोहराए। परीक्षण में सम्मिलित प्रत्येक प्रश्न परीक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति करने वाला होना चाहिए। परीक्षण के पदों की रचना में परीक्षण के कठिनाई स्तर को भी ध्यान में रखना चाहिए। परीक्षण के पदों की रचना के बाद इन्हें दोहराकर आवश्यकतानुसार उसमें संशोधन करना चाहिए। जब परीक्षण के संपूर्ण पदों की रचना हो जाए तो परीक्षणकर्ता को सभी प्रश्नों का संपादन सावधानीपूर्वक करना चाहिए। परीक्षण में सम्मिलित पदों को अधिक विश्वसनीय और वैध बनाने के लिए विशेषज्ञों से संशोधन करा लेना चाहिए। इस प्रकार परीक्षण निर्माण का दूसरा पद परीक्षण का प्रारंभिक रूप तैयार करना पूरा हो जाता है। इसके पश्चात परीक्षणकर्ता परीक्षण के इस प्रारंभिक प्रारूप की जांच तीसरे पद के अंतर्गत करता है। किसी परीक्षण के प्रारंभिक प्रारूप की जांच करना मापन के क्षेत्र में परीक्षण का पूर्व अध्ययन या पायलट स्टडी कहा जाता है। परीक्षण के प्रारंभिक रूप की जांच के अंतर्गत मुख्यतः 3 चीज़ों की जांच होती है। पहला है परीक्षण के पद या प्रश्नों की जांच, दूसरा परीक्षण के प्रशासन एवं निर्देशों की जांच और तीसरा परीक्षण के फलांकन की जांच। इन तीनों में सबसे महत्वपूर्ण जांच परीक्षण के पदों या प्रश्नों की जांच करना होता है। परीक्षण के प्रारंभिक प्रारूप में यद्यपि प्रश्नों का संपादन एवं प्रश्नों के संबंध में विशेषज्ञों से राय ली जा चुकी होती है, परंतु इसके बाद भी इस चरण में परीक्षण के प्रत्येक पद या प्रश्न की जांच सांख्यिकीय गणनाओं के आधार पर की जाती है। इस जांच को पद विश्लेषण कहा जाता है। पद विश्लेषण के अंतर्गत इस बात का स्पष्टीकरण होता है कि किस किस पद या प्रश्न को परीक्षण में स्थान देना है और किस पद या प्रश्न को परीक्षण से हटा देना है। पद विश्लेषण परीक्षण में सम्मिलित प्रत्येक पद का किया जाता है। प्रत्येक पद की सांख्यिकीय गणना की जाती है। पद विश्लेषण में सांख्यिकीय गणना के द्वारा प्रत्येक पद का कठिनाई स्तर और विभेदन क्षमता ज्ञात की जाती है। किसी पद की कठिनाई स्तर का अभिप्राय है कि परीक्षण के पद या प्रश्न छात्रों की दृष्टि से कितने कठिन हैं। इसका सूत्र इस प्रकार से है। किसी पद के कठिनाई स्तर और विभेदन क्षमता का मान औसत से यदि कम पाया जाता है तो उस प्रश्न या पद में सुधार की आवश्यकता होती है, और जो मान औसत से बहुत कम होता है उस मान से संबंधित पद को परीक्षण से हटा दिया जाता है। इसके पश्चात परीक्षण का अंतिम प्रारूप तैयार किया जाता है। परीक्षण का अंतिम प्रारूप परीक्षण के प्रारंभिक प्रारूप के आधार पर ही बनाया जाता है। परीक्षण के प्रारंभिक प्रारूप का प्रशासन करने के पश्चात
आवश्यकतानुसार परीक्षण पदों का संशोधन कर लिया जाता है। सांख्यिकी गणनाओं के विश्लेषण के आधार पर प्राप्त परिणामों के आधार पर अंतिम प्रारूप तैयार किया जाता है। परीक्षण के अंतिम प्रारूप की रचना करते समय 2 कार्यों को संपादित किया जाता है, जिसमें पहला है पदों का अंतिम रूप से चयन और दूसरा प्रशासन और निर्देशों का अंतिम प्रारूप। परीक्षण के प्रत्येक पद या प्रश्न का कठिनाई स्तर और विभेदन क्षमता की जब सांख्यिकीय गणना कर ली जाती है, तो गणना के पश्चात प्राप्त मानों की सहायता से प्रत्येक पद या प्रश्न के विषय में यह निर्णय लेना होता है कि उसे परीक्षण में सम्मिलित करना है अथवा उसे परीक्षण से निकाल देना है। परीक्षण में विद्वान अधिकांशतः 40% से 60% कठिनाई स्तर तथा 0.30 से उच्च विभेदन क्षमता वाले प्रश्नों को परीक्षण में सम्मिलित कर लेते हैं और अतिरिक्त पदों को परीक्षण से निकाल दिया जाता है। परीक्षण के प्रारंभिक प्रारूप में ही परीक्षण के प्रशासन से संबंधित नियम, निर्देश और फलांकन आदि को निश्चित कर लिया जाता है, जिसके आधार पर परीक्षण के प्रारंभिक प्रारूप को छात्रों से भरवाकर फलांकन करके पदों का पद विश्लेषण किया गया था। पदों का पद विश्लेषण करने के बाद पदों को चुना जाता है। परीक्षण के प्रारंभिक रूप का प्रशासन करते समय प्रशासन के नियमों में जो कमियां पाई जाती हैं, उनमें सुधार करके उन्हें अंतिम रूप दिया जाता है। इस प्रकार फलांकन प्रक्रिया को भी अंतिम रूप प्रदान कर दिया जाता है। इन दोनों कार्यों के संपादित होने के पश्चात परीक्षण का अंतिम प्रारूप तैयार हो जाता है और इसके पश्चात परीक्षण का मूल्यांकन किया जाता है। परीक्षण निर्माण के इस चरण में परीक्षणकर्ता विश्वसनीयता और वैधता की गणना करता है। विश्वसनीयता किसी परीक्षण का एक आवश्यक तकनीकी विशेषता होती है। यदि किसी परीक्षण को बार बार प्रयुक्त किया जाए और हर बार समान अंक प्राप्त हों, तो परीक्षण विश्वसनीय कहा जाता है। परीक्षण के अंतिम प्रारूप की रचना करने के बाद विश्वसनीयता ज्ञात की जाती है। परीक्षण की विश्वसनीयता आवश्यकतानुसार किसी भी विधि से ज्ञात की जा सकती है। गणना से प्राप्त विश्वसनीयता गुणांक का मान 0.8 या इससे अधिक प्राप्त होता है तो परीक्षण विश्वसनीय माना जाता है। मापन के क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले परीक्षणों को विश्वसनीय होने के साथ साथ वैध होना भी आवश्यक होता है। परीक्षण की रचना करते समय परीक्षण की वैधता को सुनिश्चित करना आवश्यक है। किसी भी परीक्षण की वैधता का अभिप्राय उसकी सत्यता अथवा उसकी उद्देश्य पूर्णता से है, अर्थात कोई परीक्षण जिन उद्देश्यों को लेकर बनाया गया है वह उन उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त करने में सफल है, वही उसकी वैधता है। इस प्रकार से निम्नलिखित पदों से होते हुए एक परीक्षण की रचना की जाती है। अब आगे के हिस्से में हम परीक्षण के मानकीकरण की चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि परीक्षण मानकीकृत और अमानकीकृत दोनों प्रकार के हो सकते हैं। किसी परीक्षण की मानकीकृत एक तकनीकी विशेषता होती है।
एक अच्छा परीक्षण वह होता है जो मानकीकृत होता है। किसी भी प्रामाणिक पैमाने में विश्वसनीयता, वैधता, मानक, व्यापकता आदि गुणों का होना अति आवश्यक होता है। क्रॉनबैक ने मानकीकरण के बारे में कहा है कि किसी मानकीकृत परीक्षण में प्रक्रिया, फलांकन, मूल्यांकन आदि सभी निश्चित होते हैं, जिससे इसका प्रयोग विभिन्न अवसरों पर किया जा सके। इससे मानकों की सारणी तथा किसी समूह के प्रतिनिधित्वकारी विद्यार्थियों का संभावित प्राप्तांक ज्ञात रहता है। किसी परीक्षण के मानकीकरण की प्रक्रिया में मापन हेतु नियमों को पहले ही निर्धारित किया जाता है, निर्देशों का मानकीकरण किया जाता है, परीक्षण प्रशासन का मानकीकरण किया जाता है, समय सीमा का मानकीकरण किया जाता है, फलांकन का मानकीकरण किया जाता है और मानकों की स्थापना की जाती है। मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण दो प्रकार के होते हैं, सामान्य उपलब्धि परीक्षण और निदानात्मक उपलब्धि परीक्षण। यहाँ पर हम निदानात्मक मानकीकृत परीक्षण के निर्माण के चरणों की संक्षिप्त चर्चा करेंगे। मानकीकृत परीक्षण निर्माण करने की विधि साधनों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विकसित की जाती है। सामान्यतः निम्नलिखित चरणों में ही इस कार्य को संपन्न किया जाता है, जिसमें पहला है कि परीक्षण निर्माता या प्रकाशक पाठ्यचर्या विशेषज्ञों व विषयविदों की एक गोष्ठी का आयोजन करता है। इसके पश्चात आयोजित गोष्ठी में विशेषज्ञ राष्ट्रीय स्तर पर लागू पाठ्यक्रमों, पाठ्यपुस्तकों एवं प्रोग्रामों का अध्ययन एवं विश्लेषण करके शिक्षा के उद्देश्यों की एक सूची तैयार करते हैं। इसके बाद शिक्षा के निर्धारित उद्देश्यों की सूची के आधार पर द्विविमा तालिका के आधार पर विशिष्टीकरण तालिका या ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। इस तालिका की सहायता से यह जाना जा सकता है कि किसी एक विषय शीर्षक के अंतर्गत किस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कितने प्रश्न बनाए जाते हैं, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। विशिष्टीकरण तालिका के आधार पर परीक्षण निर्माणकर्ता विषय अध्यापकों एवं विषय विशेषज्ञों की सहायता से प्रश्न या पद या एकांश लिखते हैं। संकलित पदों या एकांशों का सावधानीपूर्वक पुनरावलोकन एवं संपादन के बाद पूर्व परीक्षण हेतु परीक्षण पुस्तिका तैयार कर ली जाती है। परीक्षण पुस्तिका तैयार करने के पश्चात प्रशासक एवं परीक्षार्थी दोनों के लिए दिशा निर्देश परीक्षण पुस्तिकाएं छात्रों के समूह का परीक्षण करने हेतु प्रशासित कर दी जाती हैं। छात्र समूह पर प्रशासित परीक्षण के उपरांत उत्तर पत्रों की जांच की जाती है और प्राप्त अंकों की सहायता से पद विश्लेषण किया जाता है। पद विश्लेषण की प्रक्रिया के अंतर्गत हम कठिनाई स्तर और विभेदन क्षमता की गणना करते हैं और उसके आधार पर प्रश्नों का चयन करते हैं। इसके पश्चात परीक्षण प्रशासकों एवं परीक्षार्थियों द्वारा अनुभव की गई निर्देशन एवं समय संबंधी कठिनाइयों का पता लगाया जाता है। प्राप्त सूचनाओं के आधार पर परीक्षण को संशोधित और प्रमाणीकृत किया जाता है। जिन छात्रों के लिए परीक्षण का निर्माण किया गया है, उनमें से एक प्रतिनिधि प्रतिदर्श का चयन किया जाता है।
संशोधित एवं परिष्कृत परीक्षण पत्र इस प्रतिनिधि प्रतिदर्श को दिया जाता है। प्रतिदर्श से प्राप्त उत्तर पत्रों की जांच के बाद प्राप्त अंकों की सहायता से विश्वसनीयता गुणांक, वैधता प्रतिमान, सांख्यिकी विधि अपनाकर ज्ञात किए जाते हैं। परीक्षण की विशेषताओं, रचना एवं प्रशासन संबंधी उपयुक्त सूचनाओं को लिपिबद्ध करके परीक्षण मैनुअल बनाया जाता है। यह मैनुअल प्रत्येक प्रामाणिक परीक्षण का एक अभिन्न और आवश्यक अंग होता है। इस मैनुअल से परीक्षण की उपयोगिता का ज्ञान एवं उसके प्रयोग की विधि की जानकारी होती है। अंत में प्रश्न पत्र, उत्तर पत्र, उत्तर कुंजी मैनुअल के संकलन के बाद ही एक प्रामाणिक परीक्षण पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है। इन चरणों का पालन करके एक प्रमाणीकृत या मानकीकृत निदानात्मक परीक्षण का निर्माण किया जा सकता है। तो छात्रों, इस वीडियो के अंतर्गत हमने देखा कि एक मानकीकृत परीक्षण का निर्माण किन किन चरणों के माध्यम से किया जाता है। इन चरणों का अनुसरण करके आप किसी भी प्रकार का उपलब्धि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण आदि का निर्माण स्वयं कर सकते हैं और उसे प्रशासित कर सकते हैं। धन्यवाद।